जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण सर आपके अपने YouTube चैनल एएस अपर्णा क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग जानदार शानदार बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे और अपने स्क्रीन पर पढ़ते पढ़ते व्यस्त होंगे। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्लास 10th में सीरीज वाइज पूरा चैप्टर वाइज फिजिक्स पढ़ रहे हैं और आज विद्युत धारा वाले चैप्टर का उसके आगे की हेडिंग है प्रतिरोधों का संयोजन, और प्रतिरोधों के संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन हो गया है। आज उसके आगे का टर्न है समांतर क्रम संयोजन। क्या है भाई? प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। यह इसका चित्र, थोड़ा सा इसमें हम लोग समझेंगे एक कंटेंट के साथ कि समांतर क्रम संयोजन में होता कैसे है, क्या आता है, सबसे पहले डेरिवेशन में हम लोग क्या करते हैं और फार्मूला कैसे प्रूफ होता है और इसका यूज़ कहाँ होता है। ये मेन चीज़ है कि समांतर क्रम संयोजन का यूज़ कहाँ होता है। ठीक है ना? तो यहाँ हम लोग थोड़ा समझेंगे। देखिएगा, यहाँ पर 3 प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 और R3। कितने प्रतिरोध हैं? 3 रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 ये समांतर क्रम में क्रमशः जोड़े गए हैं और जिनमें धारा I1, I2 और I3 प्रवाहित हो रही है। और तीनों प्रतिरोधों के मध्य कहा जाए तो तीनों प्रतिरोधों में केवल एक ही विभवांतर स्थापित किया जाता है, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर एक होता है, सबका अलग अलग विभवांतर नहीं होता है। जैसे श्रेणी क्रम में होता था, प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर अलग अलग होता था, लेकिन अगर प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ोगे तो उसका विभवांतर क्या होगा? पहली बात तो एक होगा। धारा का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। धारा का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। तो सबसे पहले अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन को समझाइए, तो यहाँ पर एक बात और समझिएगा, ये चाहे हम समांतर क्रम संयोजन कहें या पार्श्व क्रम संयोजन कहें या पैरेलल रेजिस्टेंस कहें, ठीक है ना? तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो इसमें I1 और I2 और I3 धारा प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले अगर डेरिवेशन आ जाए तो चित्र के बारे में 2 लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है, जिससे एग्जामिनर का जो कॉपी चेक करता है उसका जो माइंड होता है वो सेंस में एक पॉजिटिव कार्य करने लगता है। ठीक है ना? तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सा चित्र के बारे में क्या लिखेंगे भाई? माना 3 प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 और R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनमें क्रमशः I1, I2 और I3 धारा प्रवाहित हो रही है। धारा प्रवाहित हो रही है। देखो भाई, हम क्या कह सकते हैं कि इसमें 3 रेजिस्टेंस है, एक R1, एक R2 और एक R3। इसमें 3 रेजिस्टेंस है जिनमें क्रमशः I1, I2 और I3 धारा प्रवाहित हो रही है और तीनों रेजिस्टेंसों के पैरेलल में, मतलब उसके समांतर में एक विभवांतर स्थापित किया गया है। एक विभवांतर स्थापित किया गया है, हम कह सकते हैं भाई। और इन तीनों का मध्य क्या? एक विभवांतर स्थापित किया गया है। तो हम यहाँ पर चित्र के जरिए से यहाँ पर थोड़ा इतनी हम लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको पता है कि अगर R1, R2 और R3 में अगर हम अलग अलग धारा प्रवाहित करें तो इसका मान क्या आएगा? भाई देखो, होता है हम इसमें करें क्या सबसे पहले,
तो अलग अलग धारा प्रवाहित हो रही है ना। तो ओम के नियम से हम लोग प्रत्येक रेजिस्टेंस में अलग अलग धारा का मान निकालेंगे सबसे पहले, और तीनों धारा का मान ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो हमको निकल आएगा पूरा कितना इस रेजिस्टेंस में धारा की खपत हो रही है, और वहीं से प्रतिरोध का वैल्यू निकल आएगा कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे किससे भाई? ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या I बराबर क्या होता है भाई? I बराबर V अपान R। I बराबर क्या होता है? V अपान R। अगर हम धारा के मान की बात करते हैं, नहीं तो वैसे इसका ओम का नियम का फार्मूला होता है V बराबर IR, अर्थात ये V प्रोपोर्शनल जो I होता था, V प्रोपोर्शनल I होता था। ओम का नियम आपको हम इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा भी चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि I1 और I2 और I3 जो अलग अलग रेजिस्टेंस है, इसमें कितनी कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इस नियम से हम लोग क्या करेंगे? प्रतिरोध यहाँ लिख लेते हैं, प्रतिरोधों R1, R2 और R3 में क्रमशः धारा। देखो, तो अगर R1, R2 और R3 में क्रमशः धारा प्रवाहित की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई? I1 बराबर क्या हो जाएगा? I1 बराबर V अपान R1, I2 बराबर V अपान R2 और I3 बराबर V अपान R3। तो देखो पूरे परिपथ में I1, I2 और I3 धारा प्रवाहित हो रही है ना। तो यहाँ पर R1 और I2 और R3 तीन रेजिस्टेंस थे, इसमें क्रमशः हम बात करते हैं I1, I2 और I3 धारा अगर प्रवाहित हो रही है तो पूरे परिपथ में तुल्य धारा का मान क्या होगा? तो हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, अतः परिपथ में तुल्य धारा I बराबर, तुल्य धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ पर देखिएगा तुल्य धारा जो होगी, मतलब पूरे परिपथ में, अगर हम तुल्य धारा की बात करते हैं भाई, तुल्य धारा क्या है? तुल्य का मतलब पूरे परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, वही जितनी धारा प्रवाहित होती है उसे हम तुल्य धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तुल्य धारा कहते हैं। तो यहाँ पर I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 पूरे परिपथ में, मतलब एक तरीके से पूरे परिपथ में धारा का संयोग है, धारा का मान है। तो चूंकि यहाँ देखिए I बराबर I1 का मान कितना है? V अपान R1, यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दीजिए, प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। यहाँ देखिए I1 का वैल्यू ये, I2 का वैल्यू ये, I3 का वैल्यू ये। और चूंकि आप लोग जानते हैं क्या V बराबर क्या I बराबर क्या होता है, यहाँ देखिए अभी लिखाए थे ना, I बराबर V अपान R होता है। तो यहाँ देखिए I बराबर V अपान R, तो यहाँ I के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? V अपान R। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या? V अपान R इक्वल टू, यहाँ पर देखो V सब में मैच कर रहा है क्या? तो यहाँ ऊपर V ले लेते हैं कॉमन, जब ऊपर से V कॉमन लेंगे तो भाई यहाँ बचेगा 1, तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो यहाँ देखिए V से V का हो गया, कट गया, V का नाम V हो गया, तो यहाँ हो गया 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये हो जाता है आपका डेरिवेशन। क्या? जब प्रतिरोधों को हम किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। जब तीन या तीन से अधिक प्रतिरोध हो सकता है, आप वो न्यूमेरिकल आपको बताएगा कि कितना रेजिस्टेंस जोड़ा गया है, ठीक है। तो हम भाई क्या कर सकते हैं, समझिएगा, जब हम तीन प्रतिरोध को क्रमशः R1, R2 और R3 को समांतर क्रम में लगाते हैं तो इसमें
धारा अलग अलग जाने लगती है। R1 में धारा I1, R2 में धारा I2, R3 में धारा I3 जब प्रवाहित होती है तो इसके मध्य समांतर क्रम के मध्य, जब समांतर क्रम में तीनों प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो इसमें जो विभवांतर आता है, केवल एक विभवांतर स्थापित होता है, उसका मान कितना है V। और नीचे बैटरी लगाई गई, ये धारा I1, I2, I3 जा रही है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले ओम के नियम से प्रत्येक रेजिस्टेंस में I1, I2 और I3 का मान निकालते हैं, और जब रेजिस्टेंस में धारा जाएगी तो धारा का खपत होगा, और यहाँ पर हम निकालेंगे परिणामी धारा, मतलब धारा का परिमाण निकालेंगे, परिपथ में तुल्य धारा निकालेंगे। तुल्य धारा का मतलब होता है कितने धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 कर लेते हैं। I1 का वैल्यू, I2 का वैल्यू, I3 का वैल्यू यहाँ निकाल के यहाँ पुटअप कर देते हैं। V काम लेते हैं, V से V काट देते हैं, हमारा एक निश्चित फार्मूला बन जाता है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन का। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पर एक हम निश्चित प्रतिरोध का मान प्राप्त करते हैं, यहाँ पर जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ कॉन्टिन्यूटी चीज़ हम याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं। हाँ, एक बात समझिएगा कि अगर किसी भी प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, किसी भी प्रतिरोध को 3, 4, 5 प्रतिरोध, कितना प्रतिरोध है आपके घर में, हाँ, तो अगर उसको समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो तुल्य प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस का ये वाला मान आएगा, ये R1, R2 और R3 से भी क्या आएगा, कम आएगा। क्या आएगा, कम आएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर पूरे परिपथ में अगर प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो जो तुल्य प्रतिरोध आता है R1, R2 और R3 का मान जो इसका प्रतिरोध होगा, ये प्रतिरोध जो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा, ये प्रतिरोध पूरे परिपथ में जो रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस से भी कम आएगा तुल्य प्रतिरोध, ठीक है ना। थोड़ा सा एक एग्जांपल के जरिए से हम समझ लेते हैं, हल्का सा समझिएगा। हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है। कितने रेजिस्टेंस है? 3। हमारे पास 3 प्रतिरोध है, एक है 2, एक है 3 ओम और एक है 4 ओम का। ये समझो R1 है, ये R2 है और ये R3 है। हम कह दें इनको समांतर क्रम में जोड़ के इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे? तो यहाँ हम ज्ञात कर सकते हैं 1/R इक्वल टू 1/R1 कितना है 2 प्लस 1/R3 कितना है 3 प्लस 1/R4 कितना है 4। R3 कितना है 4। R1, R2 और R3 3 रेजिस्टेंस दिया गया है और इसको ऐड करो भाई। देखो एलसीएम कितना निकलेगा? एलसीएम कितना निकलेगा? 12। 2 छंग 12 6 आ गया, 3 चौक 12 4 आ गया, 4 3 12 3 आ गया। तो 6 4 10 10 3 13। तो ऊपर आया 13/12 इक्वल टू 1/R 1/R। तो देखिएगा अगर यहाँ हम केवल R का मान प्राप्त करें तो R का मान क्या हो जाएगा? R बराबर 12 क्या हो जाएगा? 13। अगर इसको डिवाइड करें तो 0 पॉइंट कुछ करके आएगा, 0 पॉइंट कुछ करके आएगा। आप बताओ, एक भी देखो यहाँ पर पहला था R1 था 2, R2 था 3, R3 था, मतलब R1, R2 और R3 था 4। ना तो 2 आया, ना तो 3 आया और ना तो 4 आया। मतलब 2 3 4 से भी क्या आ रहा है? कम आ रहा है। तो हमारे समझाने का यही तरीका था, यही कॉन्सेप्ट था कि अगर 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हो तो जो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा वो तुल्य प्रतिरोध का मान, उस तुल्य प्रतिरोध का मान जितने रेजिस्टेंस हो गए उससे भी क्या आएगा? कम आएगा। क्या आएगा? कम आएगा। तो यहाँ से आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कैसे होता है। हाँ, और कहाँ होता है तो बात करते हैं। आपके घरों में जितने भी पंखे, लाइट, ठीक है ना, टीवी, कूलर, एसी, पंखा, ये सब लगाया गया है, ये सब समांतर क्रम में लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जब समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो आपका जो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा, इस तुल्य प्रतिरोध का मान एक प्रतिरोध से भी क्या आएगा? कम आएगा। एक प्रतिरोध से भी कम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद हम लोग एक हेडिंग पढ़ेंगे, क्या? वैद्युत ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में? वैद्युत ऊर्जा के बारे में। तो समझेंगे वैद्युत ऊर्जा है क्या, ठीक है।
हेडिंग क्या है भाई? वैद्युत ऊर्जा। अगर हम वैद्युत ऊर्जा की चर्चा करते हैं तो ये वैद्युत ऊर्जा है क्या? वैद्युत ऊर्जा है क्या? तो बात समझिए, जैसे ही वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है जूल और कार्य का मात्रक भी क्या होता है? जूल। तो यहाँ पर वैद्युत ऊर्जा को हम कार्य से तुलना कर सकते हैं, कार्य से तुलना कर सकते हैं। तो मान सकते भाई कि अगर वैद्युत है तो भाई कोई चालक होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी आवेश होता है या धारा होती है, किसमें प्रवाहित किया जाता है? चालक में ही तो प्रवाहित किया जाता है। तो क्या है भाई, कैसे थ्योरी कैसे लिख सकते हैं? किसी, थ्योरी समझिएगा, किसी चालक में आवेश को एक स्थान से, या एक बिंदु कह दो या स्थान कह दो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य, यही कार्य है भाई, किया गया कार्य वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो क्या समझिएगा, अगर कोई चालक पदार्थ है, कोई चालक है, अगर किसी चालक में आप वैद्युत आवेश को, किसी चालक में आवेश को जब भाई एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाओगे, या आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, या आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, तो उसमें जो कार्य करना पड़ेगा, चालक में जो कार्य होगी, वही चालक में जो कार्य करना पड़ेगा, चालक में जो कार्य होगी वही कार्य तो क्या कहलाती है? वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। अर्थात वैद्युत ऊर्जा और कार्य एक दूसरे के तुल्य होता है, कह सकते हैं। जितना कार्य होगा उतनी ही वैद्युत ऊर्जा खर्च होगी। तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूले से भी, और इसका फार्मूला क्या होता है भाई? इसे W से डिनोट करते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर एक फार्मूला हो जाता है भाई, W बराबर V इंटू क्यू। तो यहां पर हम एक नई थ्योरी आपको बता सकते हैं फार्मूले से ही। किससे? फार्मूले से। जो अच्छा लगे उसको आप माप लीजिए, मतलब पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, अपने अपने समझ के आधार पर। देखिए जैसे मान लो कोई चालक है, ये क्या है भाई? कोई चालक है, समझ लेते हैं, ये कोई चालक है और इसके मध्य विभवांतर V स्थापित है। विभवांतर क्या है? V स्थापित है। जैसे ही विभवांतर V स्थापित कर देते हैं, वैसे ही कहा जाए जो आवेश है वो यहाँ से एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएगा। यहाँ से आवेश शुरू होगा, आवेश को यहाँ से यहाँ तक, A से B तक, आवेश को यहाँ से यहाँ तक जाने में किया गया कार्य, आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत ऊर्जा कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर फॉर्मूला होता है W बराबर, इसे W से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है W बराबर V इंटू क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे ऐसे थ्योरी आप लोग याद कर सकते हो ये फार्मूला से, या ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है ना। कोई चालक पदार्थ है या किसी चालक पदार्थ में जब विभवांतर V स्थापित किया जाता है तो आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो कार्य होगा वही कार्य कहलाएगा वैद्युत ऊर्जा, और इसे W से डिनोट करते हैं। W बराबर V इंटू क्यू फार्मूला होता है, ठीक है। तो हाँ, वैद्युत ऊर्जा का केवल एक ही फार्मूला नहीं होता है, वैद्युत ऊर्जा का 4 फार्मूला होता है और अलग अलग तरीके से होता है। इसको हम लोग देखो कैसे प्राप्त करते हैं, रटना नहीं, इसको हम लोग बनाएंगे। देखो बनता कैसे है, जैसे समझिएगा, बताते हैं भाई। देखो W बराबर V इंटू क्यू है ना, तो बताओ ओम के नियम से अगर हम पहले कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं
तो यदि अब देखना है, यदि अगर Q बराबर क्या है भाई, Q बराबर अगर आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो समय लगेगा, कुछ समय लगेगा, क्या लगेगा, कुछ समय लगेगा, तो हम बोल सकते हैं यदि हम लोग Q बराबर IT रखें, Q बराबर क्या रख दें, IT रखें, तो बताओ W बराबर क्या प्राप्त होगा, W बराबर V इंटू Q के स्थान पर क्या रख दें, IT, तो फार्मूला हो गया W बराबर क्या, VIT, एक फार्मूला ये बन गया, और मात्रा क्या हो गया भाई, जूल, मात्रा क्या होगा, जूल। तो यहां हम लोग वैद्युत ऊर्जा का एक फार्मूला क्या प्राप्त किए थे, W बराबर V इंटू क्यू, ये मेन फार्मूला था, क्योंकि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ा था वही वैद्युत ऊर्जा हुआ था, और वैद्युत ऊर्जा जो हुआ था W बराबर V इंटू क्यू हुआ था। और अगर वैद्युत ऊर्जा धारा, समय और विभवांतर के फॉर्म में पूछ ले तो क्या होगा, तो हम लोग यहाँ Q के स्थान पे IT रख देते हैं, और यहाँ Q के स्थान पे जैसे ही IT रखते हैं तो हो जाता है W बराबर VIT, एक फार्मूला ये प्राप्त हुआ। अब सेकंड देखते हैं, यहाँ पर समझिएगा, और यदि यहाँ पर V है ना, V बराबर IT हो गया, W बराबर VIT हो गया, और यहाँ यदि यहाँ V है, हम V के स्थान पर ओम के नियम वाला IR रख लेते हैं भाई, क्या रखते हैं, V बराबर IR, अगर यहाँ ओम के नियम का फॉलो करें तो V के स्थान पर IR लिख दें तो क्या होगा, देखो तो क्या प्राप्त होगा भाई, W बराबर, यहाँ V है तो V के स्थान पर क्या रख दें, IR इंटू IT, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT, तो एक फार्मूला हो गया W बराबर I स्क्वायर RT, एक फार्मूला यहाँ, एक फार्मूला यहाँ। मात्रक क्या होगा, मात्रक वही होगा जूल, मात्रक क्या होगा, जूल होगा। और अगर हम थर्ड की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर एक फार्मूला, दो फार्मूला, तीन फार्मूला, मतलब लेक्चर अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक दो फार्मूला हो गया ऊर्जा के फॉर्म में, और एक लेकर के 3 हो गया। तो अगर हम इसमें क्या होगा, इसमें वैद्युत ऊर्जा क्या ज्ञात करनी होगी, जब समय दिया हो, प्रतिरोध का मान दिया हो और धारा का मान दिया हो, ठीक है। तो अगली चर्चा करते हैं, यदि I बराबर क्या होता है, I बराबर V अपान R, यदि I बराबर V अपान R है तो यहाँ पर हम V अपान R लिख सकते हैं, तो एक नया फार्मूला फिर ऊर्जा के फॉर्म में हो गया भाई, I अपान R का होल स्क्वायर इंटू IR। तो कैलकुलेट करते हैं तो W बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपान R स्क्वायर इंटू RT, एक R से एक R क्या हो गया, कट गया। देखो फार्मूला क्या प्राप्त होता है, फार्मूला होता है W बराबर V स्क्वायर T अपान एक R बचा है, ये देखो, और मात्रा क्या होगा भाई, जूल होगा। तो अगर हम चर्चा करते हैं ऊर्जा के फॉर्मेट में, तो ऊर्जा के फॉर्मेट में 4 फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, एक W बराबर V इंटू क्यू, एक W इक्वल टू VIT, एक W इक्वल टू I स्क्वायर RT, एक W इक्वल टू V स्क्वायर T अपान R, और मात्रा क्या होगा, ऊर्जा होगी, मात्रा सबकी क्या होगी, ऊर्जा होगी। तो अर्थात हम लोग कह सकते हैं यदि कोई चालक पदार्थ है, यदि कोई चालक है और उसमें यदि कोई चालक है, उसमें जो आवेश होता है, आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वही कार्य वैद्युत ऊर्जा कहलाता है। और यहाँ W बराबर V इंटू क्यू होता है। ये ऊर्जा का फॉर्मेट अलग अलग फार्मूले के तौर पर बनाया जा सकता है। एक फार्मूला आता है W बराबर V इंटू क्यू, एक आता है W बराबर VIT, एक आता है W बराबर I स्क्वायर IT, और एक आता है W बराबर V स्क्वायर T अपान R। और ऊर्जा का मात्रक ही जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ पर हम लोग ऊर्जा के फॉर्मेट में क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, अलग अलग तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। और आगे एक हेडिंग है छोटी सी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसके बाद हम लोग हेडिंग की चर्चा करेंगे, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। तो अगर हम हेडिंग की चर्चा करते हैं तो हेडिंग जो होगा इसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट
क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं हम, ठीक है। हाँ देखिए, तो हेडिंग क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहली बात चर्चा करते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऊर्जा का ही बहुत छोटा मात्रक होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक प्रकार का छोटा मात्रक होता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर चर्चा करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, सबसे पहले चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैद्युत ऊर्जा का ही एक छोटा सा मात्रक होता है, मतलब एक छोटे फॉर्म में मात्रक होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे होता है कैसे नहीं होता चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मान लीजिए ये कोई चालक पदार्थ है, ये क्या कोई चालक पदार्थ है, ये कोई चालक पदार्थ है और इसमें इलेक्ट्रॉन है, समझ लो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन। और इसमें विभव स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया, विभव स्थापित किया गया है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि किसी चालक पदार्थ में या किसी चालक में एक इलेक्ट्रॉन को, किसको, एक इलेक्ट्रॉन को, किसी चालक में एक इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम ऐसे लिखते हैं, समझिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम लोग क्या कह सकते हैं, किसी भी चालक में एक इलेक्ट्रॉन को, किसी भी चालक में लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लिखते हैं, किसी चालक में एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, कोई चालक पदार्थ है, अगर खुद ही समझो कोई चालक है, अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन को ले जाओगे, अभी तक हम पूरे आवेश को ले जा रहे थे अब क्या ले जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को ले जाएंगे, जो कार्य होगा वही कार्य क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं भाई, फार्मूला कैसे आ सकता है, W बराबर E इंटू वी। एक इलेक्ट्रॉन और ये वोल्ट विभवांतर है, ठीक है ना। अगर कोई चालक पदार्थ है, अगर उसमें 1 वोल्ट विभवांतर स्थापित किया जाता है, यदि, सुना ध्यान से, यदि V का मान 1 हो, यदि V का मान क्या हो, 1 हो, अगर कोई चालक पदार्थ है उसमें 1 वोल्ट विभवांतर स्थापित किया जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो W बराबर क्या होगा, E का मान 1.6 × 10 के पावर -19 गुणे 1 और मात्रा क्या होगा, जूल। क्या होगा, जूल होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं W बराबर 1.6 × 10 के पावर -19 जूल। इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल लिख सकते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.6 × 10 की पावर -19 जूल। ये देखो, ये क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्यों एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कितना वोल्ट लगाया गया है, 1 वोल्ट लगाया गया है विभवांतर, तो यहाँ लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखा गया है। तो 1 इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन पूछता भाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है, तो 1.6 × 10 की पावर -19 जूल होता है। तो यहाँ पर आपका 3 हेडिंग लगातार क्लियर हुआ है। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, उसके बाद वैद्युत ऊर्जा में अलग अलग फॉर्मेट के फॉर्म में फार्मूला, और यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हेडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास
एंड करते हैं। और इसको पढ़िएगा, बहुत आनंद के साथ पढ़िएगा, बार बार रिवाइज करिएगा। ठीक है, जय हिंद। ओके।